नरेशन की सीरीज में अभी तक सेंटेंसों में देखा गया कि असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस को समाप्त कर चुके हैं और उसी सीरीज में अब नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। तो इसको देखते हैं, इसका परिवर्तन किस तरह से करना है। बात अगर नरेशन की करते हैं तो नरेशन में अब तक का पार्ट 17 का नंबर है पढ़ने का, और ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो पार्ट 1 का पढ़ने का नंबर। जैसे कि अभी तक पार्ट 16 जो है फिनिश किए हैं, तो उसके बाद अब ऑप्टेटिव सेंटेंस का पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत है इसमें। तो नरेशन की जहाँ तक बात करें तो पार्ट 17, इसमें इसको पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि कैसे होना है परिवर्तन। तो परिवर्तन से पहले पहचान ज़रूरी है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान बताते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत जो है में से होगी, जैसे कि देख पा रहे हैं में से, और अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होगा। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन क्या है? संबोधन कारक का चिन्ह। ये अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होगा। तो इसमें परिवर्तन अगर देखा जाए तो परिवर्तन शुरू हो जाता है सेड से। तो सेड या सेड टू को परिवर्तित करना होगा। जैसा कि अभी तक देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस में, ठीक उसी प्रकार ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी सेड या सेड टू को परिवर्तित करना होगा। लेकिन इसमें कैसे करना है? तो इसमें जो है हटके है। कैसे हटके हैं कि इसमें भी इम्परेटिव सेंटेंस की तरह सेड या सेड टू को वाक्य के भाव के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा। अगर वाक्य इच्छा का आ रहा है तो वहाँ पर विश्ड कर देंगे, और यदि आशीर्वाद का आ रहा है तो वहाँ पर सेड या सेड टू को ब्लेस्ड कर देंगे, और यदि साप का आ रहा है तो सेड या सेड टू को कर्स्ड कर देंगे, और यदि प्रार्थना का बोध हो या प्रार्थना का भाव आए तो वहाँ पर सेड या सेड टू को प्रेड कर देंगे। तो कुछ इस तरह से करना है। अब स्टूडेंट्स इनको चेंज तो कर लेते हैं, पर मेन प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है? ये होती है कि भाव को थोड़ा सा पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर वाक्य देखते हैं तो पहचानना आसान रहेगा। तो चलिए अब एक एक को अच्छे से देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल अगर कर लेते हैं तो देखते हैं। पहले नोट को पढ़ लेते हैं। नोट क्या है? इस पर जो बता दिया वही है, पर एक बार देख लेते हैं। इसमें रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत में से होती है और अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। देख सकते हैं स्टार्टिंग रिपोर्टेड स्पीच की में से है, अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी देखते हैं कि स्टार्टिंग जो है में से है और अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। इसी प्रकार थर्ड और फोर्थ को भी देखते हैं। तो क्या देख पा रहे हैं कि स्टार्टिंग में से है और अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है। इससे ये पता चलता है कि सेंटेंस के रूप में ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है डायरेक्ट नरेशन में आ गया है। अब इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तन किस प्रकार करना है? तो बात को और आगे बढ़ाते हैं, नोट को और आगे बढ़ाते हैं। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब को वाक्य के भाव के अनुसार, भाव कैसे? जैसे कि पहले भी बताया, इच्छा का भाव अगर आता है तो सेड या सेड टू को विश्ड कर देंगे, और यदि साप का भाव आता है तो वहाँ पर सेड या सेड टू को कर्स्ड कर देंगे, और यदि प्रार्थना का भाव आता है तो सेड या सेड टू को प्रेड कर देंगे, और यदि आशीर्वाद का भाव आता है तो सेड या सेड टू को ब्लेस्ड कर देंगे। तो कुछ इस तरह से है। इसके बाद और एक पॉइंट बनता है कि कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर, जैसा कि हर सेंटेंसेस में देखा गया, तो कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर दैट लगाते हैं, और इसके बाद वाक्य को असर्टिव बना करके जो है परिवर्तित कर देते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर फिर एक बार दैट लगाना है, और परिवर्तन करने से पहले वाक्य को असर्टिव बनाएंगे और फिर उसको जो है परिवर्तित करेंगे। तो देखते हैं कैसे परिवर्तन करना है। तो आइए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो जैसा कि जान गए कि रिपोर्टेड स्पीच में जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस आया है। अब परिवर्तन में सबसे मुख्य क्या होगा? वाक्य का भाव। यहाँ पर सी सेड टू मी लिखा हुआ है, मे यू लिव लॉन्ग लिखा है, उसने मुझसे कहा दीर्घायु हो। अब ये उसने कौन है? जब उसने का पता ना हो कि कौन है, अगर वो अपने से बड़ा है, पर इस पर बड़ा होगा कोई तो उसका
नेम आएगा। जैसे अपने से बड़े क्या हो गए, फादर या फिर मदर या फिर कोई सेंट है। अगर ऐसे कुछ वर्ड्स दे के आता है तो वहाँ पर इसका भाव चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाव ही मुख्य है इसमें। अभी तो भाव क्या है कि उसने मुझसे कहा कि दीर्घायु हो, तो इसमें भाव जो है इच्छा का, उसने इच्छा प्रकट की, क्योंकि ये नहीं पता है अभी कि वह है कौन। अगर कोई हमसे बड़ा है तो उनका ज़रूर नाम आएगा, जैसे कि फादर आ जाए, मदर आ जाए, सेंट कोई आ जाए, बड़े भैया आ जाएं या अपने से बड़े आ जाए, तो वहाँ पर अगर यही वाक्य होता है तो वहाँ पर इच्छा नहीं होगी, वहाँ पर आशीर्वाद होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, इच्छा है, क्योंकि ये ही जो है कन्फर्म नहीं कौन है। ऐसे में ही सी आता है, माय फ्रेंड वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर इस वाक्य के लिए इच्छा का बोध होगा। अगर ऐसे ही कुछ वाक्य दिए हों लेकिन वहाँ पर फादर है, मदर है, सेंट है या अपने से बड़े कोई नेम दे करके आया हो, तो वहाँ पर इच्छा नहीं होगी, वहाँ पर आशीर्वाद का बोध होगा। तो बस मेन पॉइंट इसमें यही था कि आशीर्वाद और इच्छा को कैसे समझना है। तो एक बार फिर से सुनेंगे। अगर नेम दे के आ जाए, किसका नेम, जो अपने से बड़े हैं, तो वहाँ पर आशीर्वाद समझेंगे, नहीं तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए इच्छा समझी जाएगी। ऐसे और भी सेंटेंस है, जैसे कह दें कि मे यू पास दिस ईयर। अगर मे यू पास दिस ईयर को ही कोई कहता है, सी कहता है, यानी ये नहीं पता है कि कौन है, तो वहाँ पर इच्छा मानी जाएगी। अगर अपने से बड़े के रूप में कोई नेम आ जाए तो वहाँ पर फिर आशीर्वाद माना जाएगा। देखिए अभी ये क्लियर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस अब इसको देखते हैं, जैसे कि इसमें जान चुके हैं कि इस वाक्य में ही कन्फर्म नहीं कौन है। अगर कोई कन्फर्म होता है तो नेम दे के आता है, जब नेम दे के ना आए तो ऐसे वाक्यों के लिए इसमें इच्छा मानी जाएगी। और इच्छा के लिए सेड आए या सेड टू आए, उसको जो है विश्ड कर देना। विश्ड के बाद मी लिखेंगे। मी के बाद बताया गया कि कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर दैट का प्रयोग करना है। इसको देखते हैं, तो यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर आ जाएगा दैट। दैट के बाद उसने बताया कि वाक्य को असर्टिव बनाते हैं और असर्टिव बना करके जो है इसको परिवर्तित करते हैं। तो असर्टिव बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में मी है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में मे। तो अब यू को जो है परिवर्तित करना है, तो यू जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, और सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित किया जाता है, जैसे कि कई बार बताया गया है। तो इसको परिवर्तित करना है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में मी बैठा है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट चाहिए, तो मी का सब्जेक्ट आई यू के स्थान पर आ जाएगा। मे जो है चेंज होके चला जाता है माइट में। मे किस में चेंज होगा, तो ये माइट में होगा, और बाकी कुछ नहीं करना है। लिखा है लिव लर्न। जैसा कि बताया गया, नरेशन में, डायरेक्ट नरेशन में कोई भी मार्क दिया हो, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में केवल एक ही मार्क का प्रयोग करते हैं, और वो कौन होता है, फुल स्टॉप। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 1 को फिनिश किया गया। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 को देख लेते हैं। उसमें क्या करना है, सबसे मेन पॉइंट क्या होता है, भाव को देखना। तो इस पर भाव देखते हैं कि द हर्मिट सेड, साधु ने कहा। साधु ने क्या कहा कि मे यू आल गो टू हेल, तुम सब नर्क में चले जाओ। अच्छा, इससे किस का भाव आ रहा है, नर्क में चले जाने से किसका भाव आ रहा है। हेल मीन्स होता है नर्क। अब खुद समझ जाइए कि इसमें किसका भाव आएगा। तो नर्क जाने का मतलब क्या होता है कि सांप दिया जा रहा है, सांप, और सांप के लिए सेड आए या सेड टू आए, वहाँ पर उसको परिवर्तित कर देना है कर्ड में। तो देखिए साधु का काम होता है कि थोड़े में गुस्सा हो जाए तो सीधा फिर सांप ही देते हैं। जैसा कि देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को, अब लिखा हुआ है द हर्मिट सेड को सांप को देखते हुए कर्स्ड कर देना है। कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद परिवर्तन किस प्रकार करना है कि असर्टिव बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सहायक क्रिया जाएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब उधर जाएगी। यू जो है पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के। देखा गया कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तब वहाँ पर अपनी तरफ से थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन मान लेते हैं। पर यहाँ पे आल को देखते हुए थर्ड पर्सन का कोई प्लूरल मानना पड़ेगा, क्योंकि आल मतलब बहुत से लोग हैं,
एक या दो नहीं करेंगे कि ही लगा दें सी लगा दें, ऐसा कुछ नहीं। आल है अगर तो आल से प्लूरल का बोध होता है, तो ऐसे में थर्ड पर्सन के रूप में या फर्स्ट पर्सन के रूप में प्लूरल लाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन मान के चलते हैं, दे लगा दिया, दैट दे। में किस में जाएगा, तो में चला जाएगा माइट में, माइट के बाद लिखेंगे गो टू हेल। कुछ इस तरह से परिवर्तन करेंगे। तो ये रहा अभी तक एग्जाम्पल नंबर 2। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है मे गॉड हेल्प यू। आशीर्वाद को तो समझ ही गए हो कि जब अपने से बड़े हो, नेम दे के आए हो तो आशीर्वाद मानते हैं। लेकिन अब मेन पॉइंट तुमको बता रहे हैं क्या है कि अगर गॉड दिया हुआ है, भगवान, अगर GOD आ जाए, गॉड आ जाए, तो वहाँ पर सिर्फ जो है प्रेड का ही, प्रार्थना का ही बोध होगा। अगर गॉड वर्ड यूज किया जाए उस वाक्य में तो केवल एक ही बात का अर्थ निकलेगा, वो क्या होगा, प्रार्थना का, क्योंकि भगवान से केवल प्रार्थना ही की जा सकती है। ऐसे में सेड आए या सेड टू आए, वहाँ पर इसके स्थान पर प्रेड कर देंगे। तो ये हो गया प्रेड। फिर लिखा हुआ है मी, कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर ऑप्टेटिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग करते हैं। अभी तक में दैट, फिर क्या हुआ, पहले सब्जेक्ट लाएंगे क्योंकि असर्टिव बनाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो गॉड को जो है पहले लाना है, तो गॉड पहले आ गया। फिर क्या है, में जो है चेंज हो जाता है माइट में, माइट के बाद फिर लिखना है हेल्प। इसके बाद लिखा हुआ है यू, जो ऑब्जेक्ट के रूप में है, सेकेंड पर्सन है, किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के। तो ऑब्जेक्ट में मी बैठा है तो ऑब्जेक्ट के बदले ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ पर आ गया मी। कुछ इस तरह से परिवर्तन करेंगे। ये रहे अभी तक 3 भावों को देख चुके हैं। एक और देखते हैं। लिखा है माई फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। अब दोनों एग्जाम्पल सेम इसलिए दिखाए कि इस तरह के जो वाक्य होते हैं, अगर नेम दे के आ जाए तो वहाँ पर आशीर्वाद का भाव आएगा, और अगर नेम दे के ना आए तो फिर इच्छा का भाव आएगा। इसलिए अब देख पा रहे हैं कि फादर एक नेम आ गया है और अपने से बड़े भी हैं, तो ऐसे में आशीर्वाद देंगे तो माई फादर सेड आए या सेड टू आए, वहाँ पर आशीर्वाद के लिए ब्लेस्ड कर देना है। और ब्लेस्ड के बाद मी लिखा है, मी लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद सेकेंड पर्सन का यू, यानी क्या है कि असर्टिव बनाना है, तो असर्टिव बनाने में पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के रूप में यू दिया है, फिर में हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगी, और यू सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तित होता है। अब इसको बदलना है तो कैसे बदलते हैं, तो यू एक सब्जेक्ट है, मी एक ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बदले में सब्जेक्ट चाहिए, तो मी का सब्जेक्ट यू के स्थान पर आ जाएगा, आई आ जाएगा। में किस में जाता है, तो में जाता है माइट में, और फिर लिखा हुआ है लिव लॉन्ग। कुछ इस तरह से देखा गया इनको कि क्या परिवर्तन करना है। जैसा कि बताया गया कि इनडायरेक्ट नरेशन में केवल एक ही मार्क का प्रयोग करते हैं, वो है फुल स्टॉप, बाकी डायरेक्ट नरेशन में कुछ भी दिया। तो अभी तक जो हमने ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखे तो उनकी स्टार्टिंग जो है में से होती रही और अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता रहा, तो उनको कैसे बदले, भाव के अनुसार बदलते गए और कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पर दैट का प्रयोग करते गए। लेकिन अभी भी परिवर्तन शेष है ऑप्टेटिव सेंटेंस का। तो इसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस को और बढ़ाते हैं आगे। इसको जो है नोट नंबर 1 मान लेते हैं, ये वाला नोट नंबर 1 मानते हैं, क्योंकि इसको रूल वाइज नहीं करेंगे। रूल वाइज करने का मतलब रूल बढ़ेंगे, टाइम भी बढ़ेगा, और टाइम बढ़ाने का कोई मतलब नहीं। जब कम समय में ज़्यादा मिल रहा है तो ये नोट के हिसाब से ही सही रहेगा, रूल नहीं डलवाते हैं। अब इसके बाद नोट नंबर 2 को देखते हैं, उसका परिवर्तन ऑप्टेटिव सेंटेंस में किस प्रकार होता है। तो आइए उसको देखते हैं।